राम दोस्तों, मैं आपका रवि सर स्टडी ऑफ जोगी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के बारे में, क्योंकि यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा की ऐसी बनी है जिसने एनईपी 2020 यानी कि जो नई शिक्षा नीति है वो लागू की है, जिसके तहत हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो चेंज हुआ है। पहले तो बता दूं कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में क्या आएगा। पेपर का नाम है आइडिया ऑफ भारत। आप देख सकते हैं आइडिया ऑफ भारत, ये पेपर का नाम रहेगा। पूरा सिलेबस चेंज है। पूरे हरियाणा में कहीं भी इसके बारे में अभी तक कोई बुक नहीं लिखी गई है, लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। कैसे? हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी हैं डॉक्टर रामेश्वर दास, और उनके साथ ही है डॉक्टर आरजे स्वामी और एक और, तीनों ने मिलकर बुक लिखी है इसके ऊपर। पहले भी वो लिखते रहे हैं और अब भी उन्हीं से मुझे ये चैप्टर मिला है। जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम बता देता हूं, वो है प्राचीन भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित। चैप्टर नंबर 10 है। सिलेबस के हिसाब से देखें तो मुझे यही मिला था, तो मैं इसके नोट्स के माध्यम से इसको आपको समझाऊंगा और करवाऊंगा, इसलिए आप चैनल पर बने रहें। एक फायदा और है, मैं चैनल पर शुरू कर रहा हूं, मैं इस सिलेबस को इंग्लिश में भी शुरू कर रहा हूं, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में केवल हिंदी के बारे में बात करेंगे, यानी कि हिंदी में सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को हिंदी में करेंगे। दोस्तों, चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए इसको पार्टों में करेंगे। आज हम इस वीडियो में केवल तकनीक यानी कि प्रौद्योगिकी यानी इसके बारे में बात करेंगे, टेक्निक के बारे में कि उस तरह की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है प्राचीन भारत में वो कैसी है, केवल यही बात करेंगे। 3 पार्टों में करेंगे, फिर विज्ञान और गणित के बारे में। इस तरह इस चैप्टर को हम 3 पार्टों में करेंगे। काफी लंबा है, आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम पहले ही बता दिया था, फिर भी हम बात करें प्राचीन भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, भूमिका की। तो विश्व संस्कृति के विकास में भारत का ऐतिहासिक योगदान उल्लेखनीय है। यह रेखांकित तथ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उतना ही सत्य है जितना कि साहित्य, दर्शन और कलाओं के क्षेत्र में है। संसाधनों की दृष्टि से भारत की इस समृद्ध भूमि ने जहां भौतिक विकास को गति प्रदान की, वही महान प्रतिभाओं, ऋषियों और वैज्ञानिकों को भी जन्म दिया। यानी कि क्या कहना चाह रहा है इसमें कि जितना कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत का वही स्थान है जो साहित्य में, दर्शन और कलाओं में है, यही बताया। और साथ में क्या बताया कि महान प्रतिभा, ऋषियों और वैज्ञानिकों की भी ये जन्मस्थली रही है, ये बताया इसमें। आगे फलतः यानी फलस्वरूप शिल्प और विज्ञान तत्कालीन सीमाओं में उन्नति के शिखर छूते दिखाई पड़ते हैं। यानी कि उस समय इसका जीता जागता उदाहरण तो दिल्ली में मेहरौली लोहा स्तंभ है। यह भारतीय तकनीक का उदाहरण दिया गया है। दिल्ली में मेहरौली स्तंभ है जो भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, यह माना जाता है। इसकी खासियत यही है, जिस पर आज 1500 से भी ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई जंग नहीं लगा है। निश्चय ही ऐसी तकनीक धातु विज्ञान के बिना संभव नहीं थी। इतिहासकार रामशरण शर्मा के मत अनुसार यह स्तंभ, जो रामशरण शर्मा है इतिहासकार, वो बताते हैं यानी अपना मत देते हैं इसके बारे में कि यह क्या स्तंभ शिल्पकारों की प्रौद्योगिकी संबंधी दक्षता के प्रति महान श्रद्धांजलि में है। यह में से है। इस प्रकार का लोहा स्तंभ 1 शताब्दी पहले पश्चिम के किसी भी ढलाई घर में बनना असंभव था। यानी कि ऐसा पूरी दुनिया में नहीं बना था ये लोहा स्तंभ। प्राचीन समाजों में ज्ञान विज्ञान मुख्यतः प्रत्यक्ष अनुभव पर ही आधारित था। सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी जैसे यंत्रों के अभाव में जहां ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं आ जाती हैं, वहां शुद्ध चिंतन से अर्थ निकाले गए। यानी कि पहले कैसे, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जैसे कोई यंत्र नहीं थे, तो जो प्राचीन समाज का ज्ञान विज्ञान है वो अनुभव पर आधारित था। अनुभव कैसे आता था? वह शुद्ध चिंतन से अर्थ निकाले जाते, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनकी सीमाओं के द्वारा, उनके द्वारा। और इसके लिए क्या इंपोर्टेंट था? इसे योग तथा अंत प्रज्ञा कहा गया है। यानी कि जो आध्यात्मिक लोग तपस्या में बैठे रहते थे, उनका बता सकते हैं कि उन्होंने ये काम किया है, शुद्ध चिंतन
वो निकालते थे। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान हजारों वर्षों के निरंतर मनन और अनुभव का समृद्ध ज्ञान भंडार है। दूसरी ओर समाज की व्यवहारिक जरूरतों से प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जिसमें भौतिक अवलोकन अंतर्निहित था, यानी कि इसमें शामिल था। कहने का अभिप्राय यह है कि प्राप्त में मानव सर्वाधिक चेतन प्रणाली है, जो अपने औजारों और तकनीक को सोच विचार के साथ सुधारता रहा है। भावार्थ यह है कि तकनीकी विकास अपने आप में विज्ञान का एक रूप था। यहाँ इस अध्याय में हम प्राचीन भारत में विकसित प्रौद्योगिकी, गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं पर विचार करेंगे। साथ ही प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों का संक्षिप्त परिचय भी जानेंगे। ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारे चैप्टर की। अब शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में प्रौद्योगिकी। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो सामाजिक विकास और स्वयं मानव के व्यक्तिगत विकास में तकनीक की केंद्रीय भूमिका रही है। लाखों वर्षों के शिकारी संग्राहक जीवन के दौरान उसके ज्ञान और कौशल में वृद्धि हुई है। शिकारी संग्राहक जीवन का मतलब है भाई, जब पूरा पाषाण काल था उसमें जन्मी एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, जिसमें मनुष्य क्या है, जब छोटे छोटे समूह में घूमता हुआ खाद्य सामग्री इकट्ठी कर रहा है, वो है आपका क्या, शिकारी संहारक। और फिर आगे है पशुपालन और खेती के साथ वह उत्पादक बना। पहले पशुपालन और खेती की तो उत्पादक, इससे पहले वो क्या है, उपभोक्ता। शिकारी संघात में उपभोक्ता मतलब केवल वो प्रकृति से ले रहा है, केवल प्रकृति पर डिपेंड है, लेकिन अब वो उत्पादक बन गया, यानी कि अब वो खेती करना सीख गया, उत्पादन करना सीख गया है। अपने उपकरणों से प्रकृति पर यथासंभव नियंत्रण कर उसे अपने लिए उपयोगी बनाने लगा, यानी कि प्रकृति पर नियंत्रण करके उसको अपने लिए जितनी उसको आवश्यकता उसको प्रकृति को अपने हिसाब से उसका यूज करने लगा, और उनते करता हुआ अंततः सभ्यताओं के युगों में पहुंच जाता है। कौन? मानव। सभ्यता तो स्वयं में ही उन्नत प्रौद्योगिकी की द्योतक होती है। भारत में हड़प्पा सभ्यता से लेकर वैदिक व वेदोत्तर कालों में तकनीकी विकास के पुख्ता पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं। अब जिनका बारे में हम जानकारी लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पाषाणकालीन तकनीक की। पाषाणकालीन तकनीक यानी कि पुरापाषाण। पाषाण तीन भागों में बटा, आपको पता है, पुरापाषाण, मध्यापाषाण और नवपाषाण। पहले बात कर रहे हैं हम पुरापाषाण कालीन तकनीक। मानव जाति की यात्रा पाषाण तकनीक से आरंभ हुई है। मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। आज देखें तो उसके शुरुआती पाषाण उपकरण प्रकृति से खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायक मात्र ही थे शुरुआत में, तो इसलिए उसका जीवन उत्पादक का नहीं बल्कि आखेटक संग्राहक का था, यानी कि उपभोक्ता का। तो यही लगा दे, यानी कि जब भोजन के लिए केवल शिकार कर रहा है और कंद फूल खा रहा है, यानी प्रकृति पर डिपेंड है। उल्लेखनीय है कि लाखों वर्षों की इस अवस्था में वो अपने औजारों में सुधार करता था, यानी कि कोई 10 साल 20 साल ही नहीं, लाखों वर्ष लगे हैं उसकी टेक्नोलॉजी को विकसित होने में। शुरू में उसके औजार अनगढ़ व बड़े तथा भारी थे। ये करोड़ उपकरण थे। करोड़ क्या होता है बता रहे हैं, बटी कासम पत्थर का नाम बता रहा हूँ। बटी कासम पत्थर है, उसको एक पत्थर को रखकर दूसरे गोल मटोल पत्थर से हथौड़े के समान उस पर चोट की जाती थी, और इस विधि के दौरान वो छोटे छोटे टुकड़े जो निकलते थे पत्थर से, उनको तो कहा गया भाई फ्लेक या सलक। याद रखना, फ्लेक या सलक। लेकिन बचा जो आंतरिक भाग, क्योंकि पत्थर का जो बीच वाला भाग वो काफी मजबूत होता है, वो ऐसा ही रहता है आंतरिक भाग, उसको बार बार चोट पहुंचाई जाती है, यानी कि उस पर हथौड़े की तरह मारा जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं, फिर भी एक आकृति ले लेता है, यानी कि वो मजबूत इतना होता, उसको ही करोड़ कहा गया है। ये आप समझते हैं, अब वो इतना हैवी हो गया, मजबूत हो गया, उसका कुछ भी काम कर सकते हैं। वो किसी छोटे मोटे पशु पक्षी को मार सकते हैं, वो पेड़ से कुछ तोड़ सकते हैं उससे। तो ये है करोड़, आपको पता होना चाहिए। बाद में खुरचनी, तक्षणी, वेदक इत्यादि सलक उपकरण थे। सलक उपकरण भी बताया, सलक कैसे बने, जो पत्थर को मार रहा है, टूट रहे हैं टुकड़े, उनसे उनको सलक बोला गया, उनसे ये औजार बनाए गए। करोड़ और सलक दोनों तरह के औजार भारत के विभिन्न स्थानों से मिले हैं। पुरापाषाण। अब बात करते हैं मध्य पाषाण कालीन तकनीक की। इस काल में औजार
सूक्ष्म पाषाण के बनाए जाने लगे, यानी कि पहले के मुकाबले तकनीक और बेटर हुई है, जो महाराष्ट्र में पाटन नामक स्थान से लगभग 24,000 वर्ष पूर्व के मिले हैं। इस युग के अंत तक आते आते धनुष बाण की तकनीक विकसित कर ली गई थी। यह भी याद रखना भाई, धनुष बाण बना लिया था मध्य पाषाण काल में। बाण के अग्र भाग मिले हैं, यानी बाण की जो आगे की चोंच है वो अग्र भाग मिले हैं। कहां से? भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। आदि चित्रकारी में धनुष बाण के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। एक बाण का अग्र भाग तो सरहाय नार राय जो कि उत्तर प्रदेश में है से प्राप्त मानव कंकाल की पसली में फंसा हुआ मिला है। और ये बता दूं कि जो अग्र भाग होता था, जो सड़क पत्थर में बात की उनसे बनाया जाता था उसका अग्र भाग, क्योंकि जो तीर की नोक बनाने के लिए है छोटे पत्थर के उपकरण सावधानी पूर्वक गढ़े जाते थे ताकि धार बहुत तेज बनाए जा सके। उन सड़कों के द्वारा ही बनाए जाते थे वो भी। ठीक है, अब नवपाषाण तकनीक की बात करते हैं। नवपाषाण तकनीक मानव जीवन में मूल परिवर्तन को दर्शाती है। वह खाद्य संग्राहक से उत्पादक बनने लगा, यानी उपभोक्ता से उत्पादक, क्योंकि वो खेती करने लग जाता है इस समय में, अर्थात मानव प्रकृति की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के तरीके सीख गया। पत्थरों को तोड़कर और घिस कर बनाए गए उसके घसित पाषाण उपकरण खेती करने में सहायक बन गए, यानी कि अब औजार पहले से भी ज्यादा बेटर बनाने लगा है। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 9 से 10,000 वर्ष पहले खेती होने लगी थी। जो मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान से है से खेती के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। लगभग अब से 6,000 वर्ष पहले यहाँ से चाक यानी कि पहिए से मिट्टी के बर्तन बनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से? मेहरगढ़ से। इस विकास क्रम अंततः भारत में सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया, यानी कि इस विकास क्रम में जो टेक्नोलॉजी चली आ रही है एक नई सभ्यता को जन्म दिया। किसको? हड़प्पा सभ्यता को। निश्चय ही भौगोलिक परिवेश और तकनीक की इस विकास क्रम में केंद्रीय भूमिका रही है। कालांतर में इसी से सभ्यता का विकास हुआ, यानी तकनीक मुख्य रही है, केंद्र बिंदु में रही है इस विकास क्रम के। अब बात करते हैं भैया अगली जो हमने बात की हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके बारे में नवपाषाण काल में मानव ने महत्वपूर्ण प्रगति की। वह खाद्य उत्पादक बन गया, अपनी फसलों की देखभाल के लिए छोटे समूहों में बसने लगा। धीरे धीरे खाद्य उत्पादक बस्तियों एवं गांव विकसित हुए। अब ये कैसे हुए? देखो, नवपाषाण काल में खेती करने लगा। अब खेतियों को पशुओं से भी सुरक्षित रखना है और काटना है, बचाना है, तो एक स्थान पर रहना होगा उसको। इससे पहले वो खाना बदोशी जीवन व्यतीत कर रहा, अब अकेला व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता, तो छोटे छोटे समूह में रहने लगा और धीरे धीरे वो बस्तियां बनी और धीरे धीरे गांव विकसित हुए। तकनीकी विकास के साथ कृषि प्रणाली का विकास हुआ है। खेती में हल का प्रयोग हुआ तथा सिंचाई के साधन जुटाए गए। नई जरूरतों के साथ नए नए व्यवसाय शुरू हुए। उत्पादन में वृद्धि के साथ अधिशेष खाद्य उत्पादन बढ़ा, जिससे कारीगरों का भरण पोषण हो सका। मतलब कि अब खेती होने लगी तो अब ना केवल जो खेती कर रहा अपना पेट भर सकता है, बल्कि उसको बचने भी लगा और वो अधिशेष नए नए व्यवसाय शुरू हुए से। मतलब अब वो किसी से अगर काम करवाता तो बदले में वो उसको अधिशेष जो बचा हुआ अनाज वो दे सकता था। आपको पता, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली भारत में हुआ करती थी, वस्तु के बदले वस्तु देना। आगे है भाई 5 से 6,000 वर्ष के इस द्रुत विकास क्रम में 4,000 ईसा पूर्व के आसपास मानव समाज को एक नए चरण में प्रवेश करने के योग्य बना दिया। और ये नया चरण क्या था भाई? ये नया चरण था हड़प्पा सभ्यता का। इसमें ज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ नगरों का विकास हुआ। और हड़प्पा सभ्यता का जो मोटे तौर पर काल माना जाता है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। ये 3 भागों में भी पूर्व हड़प्पा यानी कि जिसको प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से पहले, फिर हड़प्पा एक विकसित रूप है और फिर उत्तरोत्तर जब पतन की और हड़प्पा सभ्यता, ये तीनों कालों को मिलाकर है ये बताया है, ध्यान रखना। अब इसमें बात करते हैं पहले धातु और धातु कर्म की। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कई धातुओं के उपयोग की भी जानकारी थी। धातुओं को गलाकर उनसे जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाने में काफी महारत हासिल कर ली थी उन्होंने। तांबे का प्रयोग सबसे अधिक किया गया, क्योंकि आपको पता है कि मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का ही प्रयोग किया था। बड़े पैमाने पर इससे उपकरण बनाए जाते थे।
शुद्ध तांबे से बने उस्तरा, छेनी, चाकू, तीर व भाले का अग्रभाग, सुई, मछली पकड़ने के कांटे, आरी व तलवार आदि मिले हैं। कांस्य का प्रयोग होगा। कांस्य में तीन धातु है, तांबा, शक्ति व टीन मिलाकर हड़प्पा वासियों ने मिश्रित धातु एक कांस्य बनाने की तकनीक विकसित कर ली। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कांस्य तांबे की तुलना में अधिक कठोर था। चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, तलवार इत्यादि जिनमें अधिक पैनी धार की जरूरत होती है, वो इस मिश्रित धातु से बनाए जाने लगे। धीरे धीरे इसका प्रयोग अधिक होने लगा। किसका? कांस्य का। इससे बर्तन, मूर्तियां व अन्य सामान भी बनाए जाने लगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा तो विश्व प्रसिद्ध है, जो संभवतः लुप्त मोम पद से बनाई गई। तो पता है भाई, कांस्य इतना ज्यादा प्रयोग किया जाता है फिर बर्तन बने में हर एक में कि इसका एक नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी पड़ जाता है। अब लुप्त मोम पद्धति के बारे में बता दूं। लुप्त मोम पद्धति क्या होती थी? इस पद्धति के द्वारा क्या किया जाता? मोम से एक मॉडल या फिर जो मूर्ति बनानी है वो तैयार की जाती थी मोम से पहले। फिर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता था, परत चढ़ाई जाती थी और कहीं कहीं उसमें फिर छिद्र यानी छेद छोड़ दिए जाते थे। फिर उसको पकाकर थोड़ा यानी धूप में सुखाकर गर्म किया जाता था और गर्म करके वो मोम उस छिद्रों से क्या पिघल जाता था। फिर क्या किया जाता था? कांस्य को पिघलाकर उसके घोल को उन छिद्रों के द्वारा उसमें जो मिट्टी का सांचा रहता है उसमें भर दिया जाता था, और जब वो सूख जाता था तो मिट्टी का जो सांचा बाहर ऊपर होता उसको तोड़ दिया जाता था और कांस्य की मूर्ति बनकर तैयार। ये थी लुप्त मोम पद्धति। अब बात करते हैं पाषाण प्रौद्योगिकी यानी कि पत्थर को कैसे किया जाता है। धातु के बारे में, पत्थर के बारे में करते हैं सिंधु सभ्यता के अंदर ही। इस काल में पाषाण उपकरण बनाए जाते थे। सिंध के रोहड़ीय क्षेत्र में पत्थर के बड़े खादान मिले हैं। उस समय मुख्यतः सेलखड़ी और चूना पत्थरों का उपयोग होता था। दो पत्थर खासकर सेलखड़ी और चूना। सेलखड़ी से आयताकार मोहरें बनती थी। पत्थर के विशेष प्रकार के भरमे, खुरचनियां, काटने के उपकरण, दराते व फलक इत्यादि बनाए जाते थे। इसके अलावा पत्थरों की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। धोलावीरा से पोलिश युक्त पाषाण स्तंभों की टुकड़े मिले, यानी धोलावीरा से उन पत्थरों के स्तंभ मिले, टुकड़े मिले जहां उन्हें पोलिश चमकाया जाता था, जो हड़प्पा वासियों की कुशल शिल्प तकनीक का ही नमूना है। आगे बात करते हैं पाषाण मणिकारी की, यानी मनके बनाए जाते थे पत्थर से। पाषाण मणिकारी भी यहाँ बहुत प्रचलित उद्योग था। बहुत से स्थानों पर मनके बनाने की कार्यशाला और मनके मिले हैं। गोमेद, इंद्रगोप, सूर्यकांत, सप्टिक, लाजवर्द, फिरोजा, कार्नियल आदि कीमती पत्थरों से यहाँ आभूषण बनाए जाते थे। ये पत्थरों के नाम है। स्टीटाइट के माइकोबिट से, जो आकार में पिन हेड से भी छोटे, इतने छोटे की जो पिन हेड होते हैं ना उससे भी छोटे हैं, हड़प्पा सभ्यता का अद्वितीय योगदान है। क्या? इन बारीक मोतियों को सोने की लड़ी में पिरोकर सुंदर हार बनाया गया, जिसमें सिरों का जुड़ाव नंगन आंखों से देखना बड़ा मुश्किल है। यानी कि अगर हम ऐसे देखें नंगन आंखों से, मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र के, तो उसको नहीं बता सकते वो कैसे जुड़े हैं। ये हमारी उस समय की टेक्नोलॉजी को ही बताता है। निश्चय ही हड़प्पा के इन शिल्पकारों के पास खनिजों, धातुओं और उनके भौतिक व एवं रासायनिक गुणों के बारे में अच्छी तकनीक ज्ञान था। ये तभी संभव था, यानी चनुगड़ो और लोथल से मन के निर्माण के कारखाने मिले हैं। हड़प्पा में बने लंबी नली वाले बेलनाकार मनके की मांग तो विदेशों में भी थी। मेसोपोटामिया के शाही कब्रों में यहाँ बने मनके मिले हैं, जो हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं। मुद्रा निर्माण की बात करते हैं तो मोहर या सील हड़प्पा सभ्यता के शिल्प और तकनीक के क्षेत्र में उच्च कोटि का योगदान है। अधिकांश मोहरे वर्गाकार या आयताकार हैं। ये तेलखड़ी पत्थर की औसत फलक यानी कि जो बनती थी वो औसत फलक है 2.54 सेंटीमीटर की है, जबकि कुछ 6.35 सेंटीमीटर आधार वाले सील भी मिले हैं। अकेले मोहनजोदड़ो में ही 1200 मुद्राएं मिली हैं। कुछ चांदी और फयंस यानी कांच की मुद्राएं भी पाई गई है। फयंस बता दो कैसे बनता था। फयंस एक मिट्टी या फिर पत्थर जो होता था उसको मिट्टी की तरह इस्तेमाल करके गूंथा जाता था, उसमें कुछ अनुपात में फिर कांच मिलाया जाता था, वो फयंस बनता था। फिर भाई उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त
यूनिकॉर्न यानी कि एक सींग वाला पशु आकृति प्रतीक वाली 2 मोहर सोने के मिले हैं। हड़प्पा मोहरों पर प्राय अभिलेखों के साथ बैल, सिंह, हाथी, गैंडे आदि पशु चित्रित है। पशुपति वाली मुद्रा सर्वाधिक उल्लेखनीय है। ये मुद्राएं हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों के साथ अद्भुत कलात्मक अभिव्यक्ति है, उद्योग और व्यापार के विस्तार का संकेत करती है। साथ ही इन मुद्राओं का निर्माण अपने आप में उन्नत उद्योग तकनीक होने का प्रमाण है। सोना व चांदी के आभूषण बनाने में हड़प्पा वासी माहिर थे। बड़े पैमाने पर मोहनजोदड़ो, अलाहादीनो और हड़प्पा से आभूषण मिले हैं। इनमें गले का हार, कंगन, झुमका, लटकन, बाले आदि जेवर शामिल है। ये सुंदर कारीगरी और उन्नत तकनीक के नमूने हैं। अगला पॉइंट भाई, कताई और बुनाई। सिंधु सभ्यता में चल रहे भाई हम। भारत संभवतः दुनिया का पहला देश है जहां प्राचीन काल में सूती वस्त्र बनाने की तकनीक विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में तकवे व तबलियां मिली हैं, जिनका प्रयोग वस्त्र बनाने में यानी सूती और ऊनी बुनाई में किया जाता था। ये तकलियां मिट्टी, पीप और तांबे से बनी थी। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि सूती वस्त्र का निर्माण यहाँ ग्रामीण कुटीर उद्योग के स्तर पर किया जाता था, यानी गांव में हर घर में किया जाता था। ग्रामीण कुटीर उद्योग का मतलब यही है। हड़प्पा सभ्यता से कपड़े का कोई टुकड़ा नहीं मिला, परंतु कपास के उत्पादन, कताई, बुनाई और वस्त्रों के प्रयोग के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है। कपड़ों की रंगाई भी की जाती थी, यहाँ तक कि सूती वस्त्रों का निर्यात भी किया जाता था। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया के लिखित स्रोतों में महलवा नामक स्थान से आयातित सूती वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। मतलब सिंध का जो प्राचीन नाम वो महलवा था, मेसोपोटामिया के लोग यही नाम प्रयोग करते थे। अन्य तकनीक की बात करते हैं भाई अब। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की उच्च सभ्यता थी, जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी विकास के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। उनके नगर नियोजित थे, घर और सार्वजनिक इमारतों में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। व्यापार उन्नत था, नाप तोल की समरूप अव्यवस्था थी। परिवहन के साधनों में नौकाएं, मस्तूल वाले छोटे जहाज एवं बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। लोथल में पक्की मिट्टी से बने जहाज का एक नमूना पाया गया है, जिसमें मस्तूल के लिए एक लकड़ी का मस्तूल लगाने के लिए छिद्र है। लोथल, रंगपुर व बालाकोट जैसे शहरों की पहचान बंदरगाह शहरों के रूप में की गई है। अब बात करते सिंधु सभ्यता से आगे। वैदिक युग में प्रौद्योगिकी की टेक्नोलॉजी इन वैदिक एज, जो समय पीरियड है वो याद रखो 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक युग का, वैदिक युग भी 2 भागों में है भाई। ऋग्वेदिक काल यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, फिर है 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। वैदिक युगीन प्रौद्योगिकी को जानने के लिए मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य है, यानी इसके पुख्ता पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल किताबों में है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य यानी कि ऋग्वेदिक काल में पशुपालन और शुरुआती कृषि के प्रमाण मिलते हैं। दस्तकारी के उल्लेख भी मिलते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में कृषि और दस्तकारी के विकास व विस्तार का पता चलता है। धीरे धीरे यह विकास क्रम पुण्य शहरीकरण को जन्म देता है, जिसे इतिहासकार द्वितीय शहरीकरण का नाम देते हैं। पहला कौन सा आपका, यानी सिंधु सभ्यता, दूसरा ये कहते हैं। इसी काल में अक्षेत्रीय राज्यों यानी जनपदों और महाजनपदों का विकास हुआ। ऐतिहासिक विकास क्रम के इसी संदर्भ में वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित प्रौद्योगिकी का वर्णन इस प्रकार है। कैसे अब इसमें वैदिक साहित्य में करते हैं, यानी वैदिक युग में पहला पॉइंट अब कृषि और प्रौद्योगिकी। ऋग्वेद के प्रथम और दसम यानी कि 10 मंडल है ऋग्वेद में टोटल, पहला और 10वें मंडल में कृषि संबंधी उल्लेख मिलते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ऋग्वेद काल के अंतिम चरण लगभग कब 1000 ईसा पूर्व के आसपास में खेती का विकास होने लगा था, जो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय बन गया। प्रथम मंडल में लिखा है कि देवताओं ने मनु को हल चलाना तथा जौ की खेती करनी सिखाई थी, यानी कि पहली फसल कौन सी थी जो इस्तेमाल की इंसान ने, जौ। 10वें मंडल में खेती के लिए जंगल काटने
भूमि जोतकर बीज बोने, हंसियों से फसल काटने का छाद से भूसा अलग करने के उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में वप वप का अर्थ है बोना तथा कृष यानी कृषि अर्थ ये का प्रयोग बहुत बार हुआ है। हल के लिए फाल, लांगल, सिरा शब्द मिलते हैं। अक्षेत्रप यानी कि खेत के लिए ये शब्द है। उर्वरा यानी उपजाऊ भूमि, रविल्या यानी कम उपजाऊ तथा पशुओं को चराने योग्य भूमि, इन शब्दों का प्रयोग मिलता है। उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व के साहित्य में कृषि क्रम एक मुख्य व्यवसाय बन गया। 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे से कृषि यंत्र बनाए जाने लगे। यह एक युगांतकारी खोज थी। इससे उत्तर भारतीय मैदानों को लोहे की कुल्हाड़ी और आग की सहायता से साफ किया जाने लगा। यानी कि अब क्योंकि लोहे से मजबूत कुछ नहीं है, कुल्हाड़ी बनाने लगी तो ज्यादा मात्रा में जंगल काटने लगे और जल्दी कटने लगे, तो खेती का और ज्यादा विकास किया। कृषि विस्तार की संभावनाएं और ज्यादा खुल गई। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में एक पूरा अध्याय कृषि क्रम पर लिखा गया है। सख्त लकड़ी के फाल का वर्णन भी मिलता है। हल के फाल के लिए परवरीवंत या फिर पवीक शब्द मिलता है, जिसका मतलब है धातु की चोंच वाला फाल। धातु का मतलब कौन सी? लोहे की। अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि की बुक है में आयो विकर कृषि का जिक्र आता है, जिसका मतलब लोहे का फाल ही है। प्राचीन पाली ग्रंथों में कृषि के लिए लोहे के औजारों का उल्लेख है। फाल के लिए अयनगल व अयुक्ता आदि शब्द मिलते हैं। उत्तरी भारत में कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी इस संबंध में मिलते हैं। उदाहरण के लिए कृषि में प्रयोग की जाने वाली दराती के अवशेष अंतररंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है से मिले हैं। अथर्ववेद में सिंचाई के लिए नहर खोदने का उल्लेख भी मिलता है। आगे बात करते हैं दस्तकारी और तकनीक की। ऋग्वैदिक काल में धातुकर्मी बढ़ई, कुम्हार, रथकार, सुनार, जुलाई इत्यादि हस्तशिल्पी थे। ऋग्वेद में सोना व अयस 2 धातुओं का उल्लेख है, लेकिन अयस का अर्थ तांबा है या लोहा ये स्पष्ट नहीं है। क्योंकि कुछ तो तांबा कहते हैं, कुछ लोहा, क्योंकि अयस का मतलब काला होता है, लोहा काला है। लेकिन कहा जाता है, अभी हमने किया था कि 1000 ईसा पूर्व से पहले लोहा नहीं था, तो इसमें अर्थ स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि धातु गलाने की तकनीक ये लोग जानते थे। सुनार आभूषण बनाता था, बढ़ई माल ढोने की गाड़ियां, हल इत्यादि बनाता था। रथ बनाने वाले को रथकार कहा जाता था। भुनाई के लिए तंतुम, आंतुम और व्यक्ति शब्द मिलते हैं। जुलाई की दर्की को तसर कहा गया है। उत्तर वैदिक साहित्य में हमें बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प के विस्तार की जानकारी मिलती है। धातु कर्मियों यानी कि कौन? सोना, चांदी, तांबा व लोहे का काम करने वाले के अलावा मणिकार, वास्तुकार आदि अनगणित शिल्पों या व्यवसायों की जानकारी मिलती है। सूत कताई, रंगाई, कपड़ा बुनाई का काम होता था। धनुष बनाने का काम भी महत्वपूर्ण था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में काशी, कौशाम्बी, विंध्य, इंद्रप्रस्थ, वाराणसी जैसे नगर उभर रहे थे। ये व्यापार के केंद्र बन रहे थे। व्यापारियों को पणी कहा जाता था। याद रखना भाई, शहरों में शिल्प श्रेणियां बनने लगी थी। श्रेणी के अध्यक्ष को सृष्टि कहा गया। वस्तुतः यह विकास क्रम उन्नत होती शिल्प प्रौद्योगिकी को स्पष्ट करता है। अब बात करते हैं भैया के वेदोत्तर से आगे यानी कि वैदिक युग से आगे 600 ईसा पूर्व के बाद। वेदोत्तर काल में शिल्प तकनीक का विस्तार जारी रहा। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते भारत उपमहाद्वीप के प्राय सभी क्षेत्रों में लोहे का उपयोग होने लगा था। यानी कि अब लगभग 500 साल हो गए हैं लोहे को आए और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल चुका है। भारत में शिल्पकारी व अन्य व्यवसाय वंश अनुगत थे। अतः पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अपने व्यवसाय में लोग कुशल निखरता रहा। उनका लोगों का कौशल परिस्थिति व जरूरत के अनुरूप तकनीक में सुधार होता रहा। तकनीकी दक्षता के उदाहरण राजकीय स्मारकों के निर्माण में अभिव्यक्त है। यानी कि राजा महाराजा के जो भवन बनने लगे, इस अवधि में मौर्य व गुप्त शासकों की भूमिका उल्लेखनीय है। इसी बीच भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से हिंद, यूनानी, शक, कुषाण इत्यादि विदेशी आक्रांताओं यानी आक्रमण करने वाले
ने भी उत्तर भारत में अपने साम्राज्य स्थापित किए। फलस्वरूप मध्य व पश्चिम एशिया के साथ भारत के संपर्क घनिष्ठ हुए, जिससे व्यापार व वाणिज्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई। विशेषतः इस दृष्टि से कुषाण शासक, कुषाण यहाँ आएगा, कुषाण शासक कनिष्क महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। इस राजनीतिक घटनाक्रम से भी शिल्प प्रौद्योगिकी को फायदा हुआ। इस पृष्ठभूमि में तकनीकी विकास के कुछ उल्लेखनीय पक्ष इस प्रकार है, यानी कि अब इसमें देखते हैं विद्योत्तर युग से आगे। पहला पॉइंट है लोहा तकनीक। प्रौद्योगिकी के विकास क्रम में केंद्रीय भूमिका तो लोहे तकनीक की ही थी, यानी कि अब केंद्र में लोहे से बहुत फायदा हुआ तकनीक को। लोहा अशक को गलाकर और उसमें से अवांछित अशुद्धियों को दूर करके लोहा बनाने की तकनीक काफी जटिल होती है, यानी कि ऐसे ही लोहा नहीं मिलता, आपको पता खनिज तत्व प्रकृति से निकलते हैं, उससे अशुद्धियां निकालकर लोहा निकाला जाता है। शुरू में उच्च तापक्रम पर तांबा बनाते हुए संभवतः लोहा अशक मिट्टी में से कहीं पिघल कर लोहा सामने आया हो, यानी कि कब पहली बार किसी ने पता चला होगा कि क्या चीज निकली है, तो लोहा ऐसे निकला था। लेकिन जो तकनीक उसको बनाने की, उसका विकास लंबे समय में हुआ है। लोहा अशक को गलाने के लिए 1534 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान की जरूरत पड़ती है, जबकि तांबा 1083 डिग्री सेल्सियस पर गलता है। अतः स्पष्ट है कि लोहा बनाने के लिए अधिक उच्च तापमान को बनाए रखने वाली भट्टियां विकसित की गई होंगी। मौर्य काल में खानों से लोहा अशक यानी कच्ची धातु निकालने और उसे शुद्ध करने की विधि काफी विकसित हो चुकी थी। आगे की सदियों में शिल्पकारों ने इसमें और भी दक्षता हासिल की है। गुप्तकालीन मेहरौली लोह स्तंभ इसका उल्लेखनीय उदाहरण है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। आगे है भाई पाषाण तराशने की तकनीक। बड़ी बड़ी पहाड़ी शिलाओं को तलाश कर स्मारकीय स्तंभ, पहाड़ी गुफाएं तथा स्तूप व विहार इत्यादि बनाने की तकनीक विशेषतः सम्राट अशोक के काल में विकसित हुई। बाद की शताब्दियों में इस तकनीक से स्मारकीय हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। ठोस पहाड़ की चट्टानों को काटकर मौर्य शासक अशोक ने बाराबर की पहाड़ियों जो बिहार में है में 3 गुफाएं बनवाई। ये है सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा तथा करण चौपड़ गुफा। ये गुफाएं पाषाण तराशने की तकनीक के प्राचीनतम नमूने हैं। आगे की सदियों में यह तकनीक उत्तरोत्तर दक्षता हासिल करती गई। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो औरंगाबाद में है और महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, इनका शीर्ष रूप देखा जा सकता है। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए पाषाण स्तंभ जो संख्या में 20 हैं, प्राचीन विषय में अपनी तरह की अनुपम कृतियां हैं। प्रत्येक बड़े स्तंभ का भार लगभग 50 टन है और 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, यानी कि केजी में बात करें तो 50,000 केजी, और लंबाई 12 से 15 मीटर के बीच है। प्रत्येक स्तंभ के 2 मुख्य भाग है, स्तंभ लाट और शीर्ष भाग, यानी कि जो ऊपर का भाग है और नीचे का। दोनों ही भागों पर चमकदार पॉलिश की हुई है, जिससे कई बार दर्शकों को भ्रम होने लगता है कि कहीं ये चमकते हुए स्तंभ धातु के तो नहीं है। शीर्ष भाग शिल्प कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। उल्लेखनीय है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ शीर्ष ही है, जिस पर 4 शेर पिचटाए बैठे हैं और उनके बीच में एक बड़ा पाषाण चक्र है, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। ये आपको स्क्रीन पर एक फोटो भी दिखाई दे रहा होगा इसका, आप इससे देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह का है। आगे है अन्य शिल्प। लोहा और पाषाण के अतिरिक्त और भी बड़ी संख्या में शिल्प उद्योगों का विकास हुआ। परंपरागत शिल्पों में दक्षता बढ़ी, यानी कि अब और ज्यादा दक्षता बढ़ी है। मलिंद पनों में 75 व्यवसायों के बारे में बताया गया। मलिंद पनों बौद्ध ग्रंथ है भाई। इनमें से 60 व्यवसाय शिल्पों से संबंधित हैं। धातु शिल्पों में लोहे के अलावा सोना, चांदी, सीसा, लीड भी जिसको बोलते हैं धातु है, ये भी एक, टीन, तांबा, पीतल आदि प्रमुख थे। सोने, तांबे, चांदी के सिक्के बनते थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे। हीरे जवाहरातों का काम, रेशमी ऊनी वस्त्र निर्माण, ये सब महत्वपूर्ण थे। वस्त्र बुनने के लिए धागा कताई का काम तकलियों से ही किया जाता था। इस संदर्भ में
चरखे का जिक्र मध्यकाल में मिलता है। और चरखे के बारे में बता दूं तो भाई भारत में चरखे का जो पहला साहित्यिक साक्ष्य है वो इसामी की पुस्तक फतुह उस सलातिन जो 1350 ईस्वी में आई थी उसमें मिलता है, जो मोहम्मद तुगलक के काल के आसपास है। चरखे का आविष्कार माना जाता है चीन में हुआ और 12वीं से 13वीं सदी में इसका इस्तेमाल ईरान में और 12वीं से 14वीं सदी में इसका भारत में प्रयोग होता है, ये माना जाता है। आगे है भाई सेना के अस्त्र शस्त्र, पानी के मस्तूल वाले जहाज बनाने की तकनीक में सुधार हुआ। धातु प्रतिमाओं के निर्माण में लुप्त मोमबत्ती का उपयोग इस अवधि में भी होता रहा। बताया था लुप्त मोमबत्ती क्या होती है। 975 ईस्वी के आसपास सुदूर दक्षिण में चतुर तांडव शिव का सृजन उसी तकनीक से हुआ है। यानी 1975 में बताया ये मूर्ति बनाई गई है वो लुप्त मोमबत्ती से बनाई गई है। शिल्प शास्त्रों पर प्राचीन ग्रंथों मानसार और मांस उल्लास में इस विधि को मधुचिष्ट विधान बताया गया। लुप्त मोमबत्ती को ये नाम दिया है भाई। और मानसार की बात करें तो मानसार गुप्त काल का ग्रंथ है और मान उल्लास की बात करें तो इसके रचयिता कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय को माना जाता है, जिसका समय पीरियड 1126 से 1138 ईस्वी है। आगे बात करते हैं भाई अब कृषि तकनीक की। कृषि के क्षेत्र में सिंचाई तकनीक का विकास उल्लेखनीय है। तालाब, कुएं, बांध इत्यादि बनाए जाते थे। मौर्य काल में इन्हें सेतुबंध कहा गया है। इसी काल में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने गिरनार के निकट सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। देखो कब, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है, तब सुदर्शन झील बनवाई। यह सिंचाई परियोजना उस युग की आश्चर्यजनक घटना थी। अशोक के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल यवन तुषासप ने झील से पानी के निकास के लिए नहरें बनवाई थी। सुदर्शन झील पर बना बांध 2 बार टूटता है भाई। इसका थोड़ा इतिहास भी बताते हैं। पहली बार शक शासक रुद्रदामन 150 ईस्वी के आसपास के समय टूटा। उसने राज्यपाल सुविशाख पहलव के माध्यम से बिना जनता के ऊपर कर व बेकार डाले अपने कोष से झील का पुनर्निर्माण कराया। यानी कि किसी से पैसा नहीं लिया और बेकार का मतलब ना ही किसी से फ्री में काम करवाया है, अपने पैसे से उसने ये काम करवाया है और 3 गुना मजबूत बांध बनवा दिया है। दूसरी बार टूटता भाई सकंद गुप्त वंश के शासक सकंद गुप्त के समय, जिसका समय पीरियड है 455 से 467 ईस्वी के समय। यह बांध फिर टूट गया। इस समय सौराष्ट्र का गोप्ता यानी कि राज्यपाल पर्णदत्त था इसके पुत्र चक्रपालित ने बांध का पुनर्निर्माण करवा दिया। इस झील का इतिहास जो ये हमने बताया ये जूनागढ़ अभिलेख में विदित है। गुप्त काल में कुओं से पानी निकालने के लिए एक विशेष यंत्र उपयोग में लाया जाता था जिसे घंटी यंत्र या फिर रहट कहा जाता था। मध्यकाल में इसे पर्शियन वहील कहा गया है। इसमें एक चक्र पर बर्तन एक के बाद एक जंजीर पर बंधे होते थे गोल तरह के, और चक्कर का नीचे का भाग पानी में डूबा होता था और जब इसे घुमाया जाता तो उसके साथ बंधे बर्तन भर कर ऊपर आते और एक तरफ नाली में पानी खाली हो जाता और यह पानी सुव्यवस्थित तरीके से बनाई गई जो नालियां थी उनसे नजदीकी खेतों में पहुंच जाता था। उत्तरी भारत में ईख की खेती के लिए वाटर लिफ्टिंग व्यवस्था बहुत उपयोगी थी। यानी ये व्यवस्था बहुत उपयोगी थी। कृषि लोहे उपकरणों में सबसे प्रमुख लकड़ी के हत्थे वाली कुल्हाड़ियां, फावड़े, इंद्रातियां थी। लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग मौर्य काल से बड़े स्तर पर होने के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि बड़े स्तर पर उनका प्रयोग होने लगा है। तो दोस्तों ये सब थी टेक्नोलॉजी के बारे में बात। प्राचीन भारत में टेक्नोलॉजी किस प्रकार से थी हमने स्टेप बाय स्टेप पाषाण काल से लेकर विद्युत्तर युग तक किया है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो हमारी आए तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।